राम आशीष जो है वो सपना का बॉयफ्रेंड होता है, सपने का प्रेमी। और रघुनाथ साहू जिसके घर पर सपना और राम आशीष किराए पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। रघुनाथ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि बेड पर जो है सपना पड़ी होती है। तुरंत सपना के नस को चेक किया जाता है कि सपना जिंदा है या मृत हो चुकी है। नस को चेक करने पर रघुनाथ को ये पुष्टि होती है कि सपना मृत हो गई है। और जैसा कि रघुनाथ ने पुलिस को बयान दिया, भिलाई से स्कॉर्पियो वाहन लेकर के आते हैं करीब 11 बजे। उसमें जब लौटते हैं लालेसरा गांव में, वहां उसका 100 को चादर में लपेट के जो वाहन है स्कॉर्पियो वाहन, उसमें पीछे डालते हैं। केसखाल घाटी चले जाते हैं और करीब 7 बजे के आसपास में केसखाल घाटी में फेंक देते हैं। जो उसके पास में चीज़ें मिली है, आधार कार्ड मिला है, उससे ये बात स्पष्ट है कि राम आशीष का शव है। अब राम आशीष का शव वहाँ कैसे पहुँचा? क्या सपना की हत्या करने के बाद राम आशीष ने आत्महत्या कर ली? क्या इस मामले में रघुनाथ का कोई हाथ? देश भर में तमाम खबरें निकल कर आती है कि लिव इन रिलेशनशिप में हत्याएं हो गई। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी या फिर प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी। पहले प्यार होता है, फिर साथ रहने लगते हैं और उसके बाद एक दूसरे के ही मौत करने पर आतुर हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या करने पर आतुर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी एक खबर कवर्धा से भी निकल कर आ रही है, जहां पर कवर्धा के थाने में कंप्लेन होता है 8 अगस्त को कि उनकी बेटी सपना विश्वकर्मा जो है वो 27 जुलाई शाम 4 बजे सरकारी स्कूल से घर वापस लौटने के लिए आ रही थी, मगर घर नहीं पहुंची। यानी 27 तारीख से सपना विश्वकर्मा जो है वो गायब है। अब पुलिस इस मामले की जांच पर जुटती है कि आखिर सपना गई तो गई कहाँ। और टेक्निकल साक्ष्य के माध्यम से सबसे पहले सपना के मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है। CDR के माध्यम से 2 नाम निकल कर सामने आते हैं, राम आशीष और दूसरा रघुनाथ साहू। राम आशीष जो है वो सपना का बॉयफ्रेंड होता है, सपने का प्रेमी। और रघुनाथ साहू जिसके घर पर सपना और राम आशीष किराए पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, 1500 रुपये मासिक किराए पर। अब इस सारी तथ्यों को खंगाला गया तो पुलिस राम आशीष का घर ढूंढते ढूंढते भिलाई पहुंचती है। उसका लोकेशन भिलाई दिखाता है, मगर राम आशीष भिलाई में नहीं मिलता है। फिर लोकेशन चेक किया जाता है तो दुर्ग बेमेतरा रोड में राम आशीष का लोकेशन दिखाई पड़ता है और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है दूसरे संदेही यानी रघुनाथ साहू को तलाश करती है। बेमेतरा के लोलेसर में रघुनाथ साहू मिलता है, उससे पूछताछ की जाती है तो रघुनाथ साहू सारी चीज़ें कबूलता है और सारी कहानी बताता है कि सपना की हत्या कर दी गई है। अब किस प्रकार से हत्या की गई आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल सपना और राम आशीष लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। रहते रहते एक दिन अचानक रघुनाथ को फ़ोन आता है 1 और 2 अगस्त के दरमियान, यानी सपना गायब हुई 27 तारीख को और उसके 4 से 5 दिन बाद ये हत्या हुई। तो सपना इतने दिन कहाँ थी? या वो घर वालों से छुपकर रिलेशनशिप में रह रही थी? 1-2 तारीख की मध्याह्नी रात को रघुनाथ को फ़ोन जाता है कि आपके घर में सांप निकल आया है, आप जल्दी घर आइए। रघुनाथ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि बेड पर जो है सपना पड़ी होती है। तुरंत सपना के नस को चेक किया जाता है कि सपना जिंदा है या मृत हो चुकी है। नस को चेक करने पर रघुनाथ को ये पुष्टि होती है कि सपना मृत हो गई है। और जैसा कि रघुनाथ ने पुलिस को बयान दिया कि उनके बीच झगड़े लड़ाई होते रहते थे और उस दिन भी देख के ऐसा ही लग रहा था कि लड़ाई झगड़ों में जो राम आशीष है उसने सपना की गला घोटकर हत्या कर दी। रघुनाथ के वहाँ पहुँचने के बाद राम आशीष अपनी बाइक में रघुनाथ को बैठाता है और भिलाई लेकर आता है और भिलाई में खड़ी उसकी सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर वापस लौट जाता है बेमेतरा, जहाँ पर सपना की लाश पड़ी हुई थी। सुबह के 11 बज रहे होते हैं। सपना की लाश को जो है कपड़े में लपेटकर स्कॉर्पियो के पीछे रखा जाता है और फिर वहाँ से राम आशीष और रघुनाथ बेमेतरा होते हुए केशखाल घाटी पहुँच जाते हैं और वहाँ सपना की लाश को फेंक देते हैं। इसी बीच एक खबर निकल कर सामने आती है। जब वो वापस आते हैं और पुलिस जब जांच कर रही होती है सारे मामले की, तभी बेमेतरा से एक खबर निकल कर आती है कि शिवनाथ नदी में एक युवक का शव बरामद हुआ है और उस युवक के शव में जो उसके पास में चीज़ें मिली है, आधार कार्ड मिला है, उससे ये बात स्पष्ट है कि राम आशीष का शव है। अब राम आशीष का शव वहाँ कैसे पहुँचा? क्या सपना की हत्या करने के बाद राम आशीष ने आत्महत्या कर ली?
या इस मामले में रघुनाथ का कोई हाथ है? क्योंकि रघुनाथ जिस प्रकार से पूरी कहानी बता रहे हैं तो उनकी कहानी में चीज़ें यहीं तक समाप्त हो जाती है कि सपना की शव को केशकाल घाटी में फेंकने के बाद वो लोग वापस घर आते हैं और उसके बाद की कोई कहानी नहीं। रघुनाथ के बताए निशानदेही पर पुलिस पहुंचती है और केशकाल घाटी से सपना का शव बरामद होता है और फिर आगे की जांच में जुट जाती है। इधर शिवनाथ नदी में रामाशीष का शव बरामद होता है। इस प्रकार की चीज़ें, आखिर रामाशीष और सपना में ऐसी क्या विवाद हुई कि सपना की हत्या करनी पड़ी? ये लोग कब से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे? कब से ये लोग जो है रघुनाथ के घर में रह रहे थे? इस हत्या में क्या इतनी आसानी से रघुनाथ इन्वॉल्व हुआ? क्या सांप घर में निकला है? ये बात कहकर रघुनाथ को बुलाया गया। उसके बाद शव देखने के बाद रघुनाथ को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने का नहीं सोचा और चुपचाप रामाशीष के साथ भिलाई आता है, वहाँ से गाड़ी उठाता है और गाड़ी उठाकर सपना के शव को केशकाल घाटी में फेंकने के लिए भी तैयार हो जाता है, बिना किसी डीलिंग के, बिना किसी बात के। क्या रघुनाथ जो कहानी बता रहे हो उस कहानी में पूरी सच्चाई है? पुलिस इस मामले की जांच में अब भी जुटी हुई है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है? ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ इसमें सच्ची लगती है और क्या चीज़ बनावटी या झूठी है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद। एक महिला की हत्या करने वाला सुसाइड कर लिया, क्या मामला था? दिनांक 8 अगस्त को सावित्री विश्वकर्मा चौकी दसरंगपुर में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी सपना विश्वकर्मा 23 जुलाई से लापता हैं। वो शासकीय स्कूल बाघामुड़ा में पढ़ाने आती थी और जिसके बाद वो घर नहीं लौटी हैं, जिस पर गुम इंसान चौकी दसरंगपुर थाना पिपरिया में कायम किया गया और महिला सपना विश्वकर्मा की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान सपना विश्वकर्मा का CDR, IPDR और तकनीकी साक्ष्यों से रिलेटेड इकट्ठे किए गए और जब CDR IPDR का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि सपना विश्वकर्मा जो है वो ग्राम लोलेसरा में उसका लोकेशन आ रहा था और 1 तारीख की रात तक का उसका लोकेशन मिला। उसके बाद उसमें देखा गया कि किन से इसकी फ्रिक्वेंटली बात हो रही थी, तो एक नंबर आया जो बाद में रामाशीष उपाध्याय का, जब उसका KYC लिया गया तो मिला रामाशीष उपाध्याय का है, जिसके लिए पतासाजी के लिए टीम को भिलाई रवाना किया गया। लेकिन जब तक हमारी टीम भिलाई पहुंचती और दोबारा लोकेशन लिया गया तो उसकी लोकेशन जो है बेमेतरा दुर्ग वाले रास्ते में आई। टीम लौटी, जब बेमेतरा पहुंच के लोकेशन लिया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। टीम ने पतासाजी करने की कोशिश की बट नहीं मिल पाया, जिसके पश्चात जो रामाशीष उपाध्याय का CDR लेकर के उसका अवलोकन किया गया तो जिसमें पाया गया कि घटना दिनांक की रात जो 1 तारीख जिससे मोबाइल बंद है सपना विश्वकर्मा का, 1-2 की दरमियानी रात को 3 बजे के आसपास में उसने एक और नंबर को कॉल किया है और उसके बाद उस नंबर पे कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस नंबर के बारे में पता किया गया तो दूसरा नंबर जो था वो रघुनाथ साहू का मिला, जो लोलेसरा का ही रहने वाला है। रघुनाथ साहू को जब पकड़ के जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सपना विश्वकर्मा और रामाशीष उपाध्याय उसके मकान में किराए में रहते थे और 1500 रुपये मंथली रेंट देते थे। 1-2 की दरमियानी रात लगभग 3 बजे उसको रामाशीष उपाध्याय ने कॉल किया था और बोला था कि घर में सांप घुस गया है, आ जाओ। जब उसने आकर के देखा तो वहाँ ऑलरेडी जो सपना विश्वकर्मा थी वो मृत हालत में पड़ी हुई थी। उसने कारण पूछा तो उसने बताया कि झगड़ा हुआ, झगड़ा के दौरान उसने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद लेकिन इस दलदल में रघुनाथ साहू फंस गया था, उसको समझ में नहीं आया। उस जो रामाशीष उपाध्याय है उसके साथ गिड़गिड़ाने लगा कि लाश का ठिकाना लगाने में मदद करो। उसके बाद इन दोनों ने उसके लिए गाड़ी की आवश्यकता थी तो रामाशीष उपाध्याय ने बोला रघुनाथ साहू को कि मेरे पास स्कॉर्पियो है लेकिन उसके लिए भिलाई जाना होगा। फिर वो दोनों बाइक पर बैठकर, रामाशीष उपाध्याय का जो बाइक था वहाँ उस पर बैठ कर के वो भिलाई जाते हैं। भिलाई से स्कॉर्पियो वाहन लेकर के आते हैं। करीब 11 बजे उसमें जब लौटते हैं लालेसरा गाँव में, वहाँ उसका शव को चादर में लपेट के जो वाहन है स्कॉर्पियो वाहन उसमें पीछे डालते हैं। वो पूरी ब्लैक फिल्म थी उसमें तो इसलिए बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आराम से सेफली उसको लेके केशकाल घाटी चले जाते हैं और करीब 7 बजे के आसपास में केशकाल घाटी में फेंक देते हैं और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। रघुनाथ साहू जब पूरी घटना को बताया था उसके बाद भी हम पतासाजी कर रहे थे। इसी दौरान बेमेतरा थाना से सूचना मिली कि एक अज्ञात 100 शिवनाथ नदी में मिला है और उसके पॉकेट से आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। आधार कार्ड को देखने पर उसका नाम रामाशीष उपाध्याय लिखा हुआ था और जो 100 था उसको दिखाया गया जब रघुनाथ साहू को तो उसने पहचान किया कि यह रामाशीष उपाध्याय का ही 100 है।
संभवतः वो उसे डर लग गया था कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तलाश कर रही होगी, और इस कारण से उसने शायद सुसाइड किया होगा। रघुनाथ साहू ने जैसा बताया कि जो कॉल 2 तारीख के बाद जो उसके पास कॉल फ्रिक्वेंटली आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे, बार बार रमाशीष उपाध्याय रघुनाथ साहू से पूछा करता था कि क्या थाना से पुलिस आई है, क्या कुछ न्यूज़पेपर में चल रहा है कि कोई लड़की मिसिंग है या मुझे तलाश कर रही है क्या। तो संभवतः जो लग रहा है कि रमाशीष उपाध्याय उसको डर था कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा, और इस कारण से उसने सुसाइड कर लिया है। रघुनाथ साहू के निशानदेही पे केसकाल से महिला के शव को बरामद किया गया है, उसकी पहचान कार्रवाई की गई है। और चूँकि पूरी घटना जो थी, मर्डर जो हुआ था वो कारित हुआ था ललेसरा थाना बेमेतरा में, इसलिए जो जीरो पे मर्ग कायम करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना बेमेतरा को आरोपी और महिला के शव को सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया है। रघुनाथ साहू के ऊपर क्या आरोप लगा है? रघुनाथ साहू सह आरोपी है इस मामले में। चूँकि बाकी के राज जो हैं वो रामाशीष उपाध्याय के पानी में कूदने के बाद और मृत्यु के बाद राज ही रह गया है, क्योंकि रघुनाथ साहू जो बताया उसने और जैसा उसका CDR IPDR और बाकी जो तकनीक से साक्ष्य से मिल पा रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सही बोल रहा है। क्योंकि वो दो बोलता है कि मुझे 2 बजे के आसपास में कॉल आया था, उसके CDR से ये दिखता है कि रामाशीष उपाध्याय ने ही कॉल किया था रघुनाथ साहू को। फिर वो बोलता है कि वो चला भी गया मना करने के बाद भी, लेकिन दोबारा वो 4 बजे उसके पास कॉल करता है, बोलता है प्लीज़ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये कॉल रिकॉर्डिंग में तो नहीं दिखा है, बट वो उसने जैसा बताया कि इस टाइमलाइन पे ये हुआ है और वो सारी घटनाएं उससे मैच कर रही थी। जैसे वो बोलता है कि यहाँ से जब गया 11 बजे के आसपास में, जब जाने लगा तो मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया गया। उसका देखा जाता है कि हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है उस दौरान। फिर केसकाल गया, फेंक दिया, जब लौटने लगा है तो बीच में कहीं ऑन किया है फ़ोन। तो वो सारी चीज़ें घटनाएँ मिल रही थी। तो एक एक्म्प्लिस की तरह उसने सहयोग किया है, केवल सह आरोपी है जिसने 100 को लापता करने में सहयोग किया है।